अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स जे हिन स्पेशल एडिशन में जंहिंमें असां पाकिस्तान सुपर लीग जे हवाले सां मुकम्मल अपडेट सां हाज़िर थींदा आहियूं। रोज़ तव्हांखे थींदड़ मैचिस जे हवाले सां ऐं ईंदड़ मैचिस जे हवाले सां बि मुकम्मल परफॉर्मेंस जिन जिन प्लेयर ॾिनी आहे, जिन बॉलर्स परफॉर्म कयो आहे, जिन बैट्समैन परफॉर्म कयो आहे, ओवरऑल सभिनी शयुनि खे समराइज़ करे असां अपडेट करण वारो जेको सिलसिलो आहे उहो असांजो KT न्यूज़ जे प्लेटफॉर्म तां जारी हूंदो आहे। ऐं अॼु बि असांजी कोशिशि हूंदी त जेकी राति मैच थी आहे हिकु त उन जे हवाले सां असां डिस्कस कयूं ऐं प्लस में जेकी अॼु मैच थियणु वञे पई उन जे हवाले सां बि तव्हांखे मुकम्मल तौर ते अपडेट कयूं। असां सां गॾु हिन वक़्तु जेकी शख़्सियत आहे उहा गुज़िरियल PSL जी सुपर 8 जे एडिशन जेको आहे PSL जे 8 एडिशन में असां सां गॾु आहे तज़िया निगार ऐं एक्सपर्ट जो व्यूज़ जेको ॾिए थो सुलेमान ख़ान साहब आहे। ऐं प्रोग्राम जी शुरुआत कयूं था सुलेमान साहब सां। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान साहब। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच अगेन, आपने अपना कीमती टाइम। कल बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था, पेशावर ज़ल्मे ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से मैच में जिस तरह से कमबैक किया, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जैसे मैच स्टार्ट हुआ, पहले जब हमने देखा कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग की और बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी ने, तो उनके 3 बैट्समैन 2 रन्स पे आउट हो गए। मोहम्मद आमिर ने जिस तरह से कमबैक किया, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा किया तो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में नज़र याद आ गई जो उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट किया था। पहले तो आप बताएं कि मोहम्मद आमिर की जो फिटनेस का मयार था, 3 आउट तो किए, मैच में 4 आउट किए, लेकिन तीनों विकेटें जो शुरू में उसने आउट की, तो ये आप मोहम्मद आमिर की ओवरऑल फिटनेस और बॉलिंग को कैसा देखा आपने? नहीं, बॉलिंग तो बहुत अच्छी है। फिटनेस का हम 4 ओवर पर उसका फिटनेस का फैसला नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, खेलता हुआ आ रहा है, सारे गुर उसके पास हैं और उसका एक नाम है बॉलिंग के अंदर। सही। तो बॉलिंग तो नो डाउट उसने दीवार से लगा दिया था पेशावर ज़ल्मी को। ठीक है, लेकिन शुरू में अगर हम बात करते हैं जैसे 2 रन्स पे 3 आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया पेशावर ज़ल्मी ने, इतनी एक्सपेक्टेशन भी किसी को नहीं थी। इसमें तो बड़ा सा बड़ा प्लेयर आता है तो वो उसके पाँव डगमगा जाते हैं। जी हाँ। तो इसमें जो हसीबुल्ला ने जिस तरह आके स्टैंड लिया और रन्सों का अंबार उसने खड़ा किया और कैडमोर ने उसको सपोर्ट किया और कराची किंग को बैक फुट पे उसने मजबूर किया और मैच का जो पूरा माहौल है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए साजगार कर दिया। जब ये शुरू में 3 आउट हो गए तो ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी बमुश्किल 110, 115, 120 कर जाएगी, लेकिन सारा क्रेडिट उस पशीन के शहजादे को देना पड़ेगा कि जिसने दिलेराना इनिंग्स खेली। बड़ी ज़बरदस्त बात की। पशीन एक पसमानदा इलाका कह लें, बलूचिस्तान का इतना तरक्की याफ्ता इलाका भी नहीं है, वहाँ पे क्रिकेट का इतना टैलेंट होना, ये एक तो मैसेज जाता है पूरे बलूचिस्तान को कि वो लड़के जितने आगे आएंगे इसकी परफॉर्मेंस को देख के। इससे पहले बिस्मिल्लाह खान भी पाकिस्तान की कैंप्स में रहा है, सिंध को बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, या कोयटा की तरफ से भी वो एक दफ़ा स्क्वाड में था। लेकिन इस प्लेयर की परफॉर्मेंस के बाद आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में और प्लेयर्स जो हैं वो आगे आएंगे, उनको इंस्पायरेशन मिलेगी? टैलेंट का समंदर है, हमारे पास टैलेंट का ज़ख़ीरा है। सही। अब अगर हम ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने इन सूबों को अहमियत नहीं दी, ना तालीम के एतबार से, ना दूसरी सहूलियात के एतबार से। अगर आज भी अगर देखा जाए तो वो जो बच्चे खेलने के लिए कराची आते हैं, सही, है ना, सही। ना उनके पास किराए के पैसे होते हैं, वो किस तरह आते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट के करते धरते हैं, जो सपोर्ट करने वाले हैं, कुछ नेक लोग ऐसे हैं जो उनको प्रमोट करने के लिए जब वो आते हैं तो उनको किराया भी देते हैं, ऐसे लोग भी हैं। इसी तरह फ़ुटबॉल के हवाले से देखा जाए तो ये बलूचिस्तान मालामाल है। मकसद ये कि हम जाएँ तो सही उनके पास, देखने तो जाएं। लेकिन ये अच्छी शुरुआत है कि टैलेंट सामने आ रहा है, फ्रेंचाइज उनको चांस भी दे रहा है और चांस देने के बाद वो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। आसिफ खान ने 50 रन्स किए, 29 बॉलों पे 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। लेकिन जो बैटिंग की रोमन पावेल ने, उसने भी बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया। 34 बॉलों पे 64 रन किए, 6 चौके और 4 छक्के उसमें शामिल थे। कोयलर कैडमोर भी 92 की इनिंग पहली खेल चुका था, उसके बाद इसकी दूसरी बड़ी इनिंग थी, 56 रन की। तो इन तीनों प्लेयर्स ने पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में जान डाल दी और बड़ा टोटल करने में अहम किरदार। देखें, हसीब ने तो मेरिट पर खेला और उस वक्त खेला जब टीम बिल्कुल प्रेशर में थी। सही, बिल्कुल। और ऐसा लगा शायद हसीब बाबा आउट हो जाए, लेकिन उसके शॉट ऐसे परफेक्ट थे कि उसने मौका नहीं दिया मुखालिफ को। और दूसरा, कैडमोर और पॉवल की बैटिंग की बात करें तो इसमें थोड़ा सा जो हम क्रेडिट जो है ना उनको देंगे कि कराची किंग के जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी उनकी हेल्प की है। हमाद ने भी अच्छा बॉल नहीं किया, आकिफ ने भी अच्छा बॉल नहीं किया, उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। और अपनी टीम की जो पोजीशन थी, वो स्टैंडिंग जो था उन्होंने अपने पास रखा। अच्छा, यहाँ पे सवाल फिर यही आता है कि आपने 3 प्लेयर्स आउट कर दिए 2 के मजमूई स्कोर पे, उसके बाद अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए थी जिस तरह से कराची किंग्स से एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने कहा कि उनके बॉलर ने भी उनकी सपोर्ट की, तो वहाँ पे इमाद वसीम की क़यादत का जो मयार होना चाहिए
वो हमें नज़र नहीं आया। वो रिलैक्स हो गए, 3 आउट कर दिए तो टीम आउट हो गई। सर जब आप 3 आउट कर लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और आप अपने बॉलिंग में वैरायटी नहीं लेकर आते हैं और आप ये समझते हैं कि आप वन मैन शो हैं और आपसे अच्छा कोई नहीं है, तो फिर कुदरत को तकब्बुर तो पसंद नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा, तकब्बुर तो खुदा को पसंद नहीं है और तकब्बुर करना भी नहीं चाहिए। मोहम्मद आमिर की बॉलिंग की हमने बात की, जिस तरह से उसने कमबैक किया, लेकिन एक जेस्टर जो था बाबर आजम को आउट करने के बाद या उसके बाद जो उसने मोहम्मद हारिस को आउट किया, 3 विकेटें पहले ली, तो उसके बाद उसका जो बॉडी लैंग्वेज का स्टाइल था वो थोड़ा ये मैसेज दे रहा था, थोड़ा उसमें जैसे कहते हैं कि मैं हूँ, ईगो आ गया कि भाई मेरी परफॉर्मेंस ये है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि जो इमाद वसीम है वो थोड़ा इन चीज़ों से अलग थे, इसके करीब नहीं आ रहे थे। तो उसको ये मैसेज मैं समझ रहा हूँ कि भाई बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान है, अगर आपने पाकिस्तान टीम में कमबैक करना है तो ऐसे जेस्टर देना, इसको कैसा देखते हैं, सही है गलत है? देखें, बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान है, इस वक्त तो PSL हो रही है, इस वक्त तो वो आपका हरीफ है। ठीक है, ठीक है, अगर आप एग्रेशन इस हद तक दिखाते हैं कि जिस तरह एक प्लेयर दिखाता है नॉर्मली, और उसमें एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं है कि उसकी ज़ात की तरफ वो चीज़ कन्वर्ट होती है, फिर तो ठीक है। लेकिन वो उस हद तक जाता है कि किसी की ज़ात को आप हिट कर रहे हैं, तो वो फिर मुनासिब नहीं है। आपने कैसा देखा है सारे मैंने तो ये देखा कि नॉर्मली इसको जिस तरह एग्रेशन है उसने ओवरऑल ठीक किया है, जो मेरी नज़र है। ये तो शुरू है, लेकिन जब मैचेस स्टार्ट हुए थे उससे पहले इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी बाबर आजम। वो तो अभी अगर इस मैच में देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐसी तब्दीली आ रही है जो यकीन नहीं आ रहा कि यार ये वही मोहम्मद आमिर है। हाँ, इस मैच के बाद, क्योंकि इसने जिस स्टाइल से जेस्टर दिए हैं। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि एक बंदा आपका परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट 4 विकेटें आपने ली हैं, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि PSL मेरा इवेंट होगा, इसमें अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो फिर मैं अवेलेबल होऊंगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन साहब कहते हैं कि भाई आप अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो शो करें, तो उसके लिए तो रिटायरमेंट वापस लेना पड़ेगी। इसके लिए जो मेयार है ना, वो सिलेक्शन कमेटी का मेयार है, वो इसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं। इसका ये मेयार नहीं है कि वो तो पहले कह चुकी है कि आप अवेलेबिलिटी शो करें। अब मैं तो ये समझता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी को भी चेंज होना चाहिए। हारून रशीद साहब की जो उम्र है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप तो चेयरमैन साहब की उम्र भी बहुत ज़्यादा है। आप रहनुमाई ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो नए जो प्लेयर करंट रिटायर हो गए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो इसके साथ यानी यूँ समझे कि क्रिकेट के बहुत करीब है, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। यानी एक तरफ तो आप हेल्प की बात कर रहे हैं जो करंट क्रिकेटर रिटायर हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने एक मयार बनाया हुआ है कि आपके कोचिंग कोर्स किए हुए हो, आपके पास लेवल 4 के कोचिंग कोर्स। वो तो सही है। यानी ये जो प्लेयर्स है ना, अगर जिन्हें नहीं किया आप अभी पाइपलाइन में डालना शुरू कर दें। अभी नहीं, 3 साल बाद आपके पास वो खेप आ जाएगी कि आपके पास क्वालिफाइड कोचेज होंगे। लॉन्ग रूट में तो हमने कभी पॉलिसी बनाई नहीं ना, हम तो जब चेयरमैन चेंज होता है अपनी पॉलिसी अभी आप बना लें। देखिए PCB में तो ये कि जो बंदा जहां पर है वो वहीं है, वो चेंज ही नहीं हुआ। अगर कोई नया चेयरमैन आता है तो वो उसकी जो पोजीशन है ना वो स्विच होती है, उसकी जॉब को कोई इशू नहीं होता। हम किसी की जॉब के मुखालिफ नहीं है ना। हम क्योंकि जॉब भी अल्लाह ने देनी है, काम भी बंदे ने करना है, लेकिन बंदा काम वो करे कि परफॉर्मेंस भी हो। अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो स्विच करें, क्योंकि नए लोग आएंगे, आपके ऊपर बोझ कम होगा। चीज़ बेहतरी की, हमने बेहतरी की तरफ जाना है या हमने वहीं रहना है? बेहतरी की तरफ जाना है। अगर हमने बेहतरी की तरफ जाना है तो बेहतरी फिर हमें तमाम डिपार्टमेंट में करनी पड़ेगी, सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं करनी। बिल्कुल सही कहा, हर चीज़ को आपने, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा यार हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, तो इससे ये पता चलता है यार इससे पहले सारे जाहिल लोग बैठे हुए थे। सही कह रहे हैं, पढ़े लिखे का मैसेज ये जाता है कि आपके पास इतने अच्छे लोग नहीं हैं जो पढ़े लिखे हों। इसी बात को आगे चलते हैं। बाबर आजम की एक स्टेटमेंट मुझे न्यूज़ के थ्रू पता चली। उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए फोकस कर रहा हूँ अपने आप को। और दूसरी तरफ इशू ये है कि अभी तो एशिया कप में इंडिया ने यहाँ आना है, अगर नहीं आता तो एशिया कप का मुस्तकबिल कैसा होगा। और दूसरा, अगर आप पहले से कह देते हैं कि मैं इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पे परफॉर्म करने पे मेरी नज़रें फोकस हैं, इट मीन्स कि आप वहाँ खेलने जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट को कहाँ देखते हैं, कैसा देखते हैं? देखिए ये है हुनूस दहली दूर अस्त। हाँ। अभी दहली दूर है जी हाँ। आपसे PSL में परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। आप अपना पहले फोकस तो रखें ना। लेकिन मैसेज तो यही जा रहा है कि हम लोग जाएंगे। ये जो मैसेज ये दे रहे हैं इसकी जरूरत थी नहीं। इसका मतलब है कि जिसने जो मैसेज, जिसका काम है मैसेज करना, अनाउंस करना, वो खुद नहीं कर सकता। वो इसको ढाल बना रहा है, उसको यूज। जैसे मैंने आपसे पिछले उसमें भी कहा कि बाबर आजम को
खेल के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, अपनी अपनी ज़ात के लिए, अपने अपने फैसलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बाबर आजम को चाहिए कि अपने खेल पर फोकस रखे, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी का आला ना बने। जो उसका काम है उस पर फोकस करना चाहिए, जिसका जो काम है वो, ये तो फिर वो हो गया कि तू मेरा मुल्ला भी गो, मन तेरा हाजी भी गो, हम ना वो कहते तू मुझे मौलाना कहना और मैं तुझे हाजी कहूँगा, ना वो मौलाना था ना ये हाजी था। आवाम को गुमराह ना करें, गुमराह ना करें, क्योंकि सीधी सी बात है, वही बहुत बड़ा इशू है कि एक तो एशिया कप आप डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 14-15 मार्च को मीटिंग होगी, उसमें डिस्कस करेंगे। फ़याज़ बुखारी साहब हैं हमारे साथ फ़ोन पे, उनसे बात करते हैं। फ़याज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कॉल कट गई हमारी, कोशिश करेंगे उनसे दोबारा रब्ता करने की। दूसरी तरफ हम कराची किंग्स की बैटिंग की बात करते हैं कि 198 रन का टारगेट मिला और 173 कर गया उन्होंने। 20 ओवर में 8 प्लेयर्स उनके आउट हुए, लेकिन डिसएडवांटेज जो मैं पहले कह रहा था जेम्स वेन्स का ना होना, क्योंकि मैथ्यू वेड के साथ वो इतना बड़ा स्कोर तो नहीं कर रहा था, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप 50-60 सपोर्ट हो रही थी। तो जेम्स वेन्स का ना होना और एडम रेजिंगटन जो उनकी रिप्लेसमेंट में आए थे, उनको कैसा पाया? मुझे तो उसमें मज़ा नहीं आया, मुझे तो ऐसा लगा जैसे दूसरा आजम खान खेल रहा हो। ठीक है, क्योंकि विकेट फिटनेस भी नहीं है। पहला शॉट उसका ड्राइव अच्छा था, उसके बाद तो डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। हाँ, मकसद ये कि जो कराची किंग की जो टीम मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन कमेटी है ना, उसके अंदर जान नहीं है। मैं इवन वसीम अकरम साहब बहुत बड़े बॉलर हैं और उनका एक मकाम है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप आकिब जावेद को आप आकर कह रहे हैं कि यार आप बॉल इस लेंथ पर करें और पॉल उसको उसी पोजीशन पर मार रहा है, तो जो बॉलर है उसका भी तो अपना एक दिमाग होता है ना। जो सिचुएशन ग्राउंड के अंदर की होती है, शायद जो बाहर जो बेंच पे लोग बैठे हैं उनको भी नहीं पता चल रहा होता कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हमने एक हेड कोच मुकर्रर किया है, तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना ग्राउंड से बाहर करे, ग्राउंड से बाहर करे। अब ये देखना चाहिए कितना फुटेज है जब आकिब जावेद बॉल करा रहा और ये खड़ा हुआ नेट पे। हाँ। वो तस्वीर भी हमें दिखाए ना, फिर हम कहेंगे नहीं यार वसीम अकरम ने मेहनत की है। मुझे तो कहीं वसीम अकरम की पिक्चर ऐसी नजर नहीं आई है। हाँ, ये नजर आई है कि भाई आप इस डायरेक्शन पर, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक रन बने, है ना। और वो जो है ना वो यानी बेयार और मददगार वाली इसकी शक्ल थी आकिब जावेद की, वो नजर आ रहा था कि मैं करवाना कुछ चाहता हूँ और करवाया कुछ जा रहा है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, लेकिन जो चीज़ें हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं वो तो उसको फॉलो कर रहा होता है कि ये चीज़ें करनी है। लेकिन बात करते हैं तैयब ताहिर की, उसने पहले मैच में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। इरफान खान से एक्सपेक्टेशन थी, वो भी उस मयार की परफॉर्मेंस नहीं कर सका। शोएब मलिक बहुत बड़ा नाम PSL का, वो भी एक रन बना के आउट गया। शोएब मलिक का आउट होना आप कैसे हैं कि कितनी गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेली उसने, कितनी शॉट गलत खेली, उसके हाथों से बल्ला ही निकल गया। वो बल्ले से निकल गया, उसको पता कि भाई मेरा यहाँ ठहरना अजाब है, मैं पहली गेंद पे निकल जाऊँ, वरना इतना हम कहते हैं इतना सीनियर, उसको इतना तजुर्बेकार और विकेट पर बॉल भी अच्छा आ रहा हो, भाई अगर एक बॉल नहीं खेली जा रही है छोड़ दो, अगली गेंद पर आप आ जाओ। सही है। तो ये इमाद वसीम के भी आखिरी के रन इतने मज़ेदार नहीं है थे, ठीक है, यानी उसको तो करना था, जाहिर बात है, स्ट्रोक मारने थे, है ना। तो वेट के अलावा अगर देखा जाए तो कोई भी जो बैटर है ना उनका परफॉर्मेंस नहीं दी है, ना दी है ना वो दे सकते थे। लेकिन थोड़ी बहुत जान इमाद वसीम की 50 ने डाल दी थी मैच में कि मैच करीब जा रहा था। लेकिन आप मैच करीब आप क्यों क्या चाहते हो कि यार आखिरी ओवर में जीते? आप क्यों कोशिश नहीं करते कि हम मिडिल ओवर में मैच को ख़त्म करें, 15 से 16-17 ओवर के दरमियान? आप कहते हो हमेशा जितने भी आपके मैचेस हुए हैं आप बीच में आप स्कोर कम करते हैं और आखिरी ओवर में आप ये कोशिश करते हैं कि यार देखो हमने तो कोशिश की है। ऐसी कोशिश का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर तो ये कि हर पहली बॉल पे आप आउट होकर आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन बॉलिंग का मैार जो था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था पेशावर ज़ल्मी का। जैसे हम बॉल करें, आमिर जमाल की बात करें, अज़मतुल्लाह और मज़ई की बात करें, उन्होंने अज़मतुल्लाह ने 3 विकेटें ली 28 रन देके, आमिर जमाल ने 43 रन देके 3 आउट किए। मुजीब की एंट्री हुई, बड़ा ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर है, अफगानिस्तान से खेलता है और 28 रन देके उसने 2 विकेटें उन्होंने ली। तो फ़याज़ बुखारी साहब अब लाइन पे उनसे रब्ता करते हैं। फ़याज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा रब्ता बहाल करें। मुजीब की बॉलिंग की बात करें, आमिर जमाल की बात करें, अज़मतुल्लाह की बात करें, तो तीनों ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुज़ाहरा किया, अच्छी बॉल किया। मुजीब की फील्डिंग अच्छी नहीं थी, बॉलिंग अच्छी थी उसकी। बाकी आमिर जमाल ने जो है यानी खेलने नहीं दिया तो ज़ाहिर बात है पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग थी 24 रन से उन्होंने फ़तह हासिल की। उसके बाद पॉइंट्स टेबल पे पेशावर ज़ल्मी की जो पोजीशन है वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई। अभी
वो उस पर पहुंच गया, तो उस हवाले से बड़ी अचीवमेंट्स उसको हम कह सकते उनको हैं। हाँ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि हम सेफ जोन में आ गए। सेफ जोन में आ गए, लेकिन प्रेशर फिर आज लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर की टीमों के बीच में हो रहा है। लाहौर कलंदर तो टॉप पे है, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर डगमगा रही है। तो कोयटा ग्लेडिएटर के लिए आज की मैच क्या देखते हैं कि जिसका टॉप गियर लगा वो टॉप गियर पर ही चलेगा, जो डगमगा रही है वो डगमगाए गए। हाँ। है ना, तो ये कि अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, होश के नाखून लेने पड़ेंगे अगर इवेंट में रहना है कोयटा को। जाहिर बात है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? मेहनत करना पड़ेगा सही है, जहाँ का बॉल है वहाँ खेलना पड़ेगा। सही है। ठीक है ना, और एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे यार हम कर सकते हैं ना, तो फिर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करोगे यार मेरे से नहीं हुआ तू कर, तेरी गलती है, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैच तो कल जिस तरह से जीती है पेशावर ज़ल्मी, तो उन्होंने वन साइडेड कर दिया जी। नो डाउट। फील्डिंग करने का फैसला कराची किंग्स के लिए अच्छा पहले तो साबित हो रहा था कि 4 आउट कर गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया पेशावर ज़ल्मी ने, तो वो उनको भी एक्सपेक्टेशन ये ऐसी है कि पहले आपने कबूल किया फिर आपने इनकार किया। लेकिन अब आज का मैच जो है वो फिर वही लाहौर में हो रहा है। लाहौर कलंदर के लिए आउट फेवरेट ग्राउंड भी है, होम क्राउड का एडवांटेज भी है, जैसे डिस्कस कर रहे हैं उसको मिला हुआ है। तो आज का जो मैच है उसमें पॉइंट्स टेबल के हवाले से तो लाहौर कलंदर टॉप पे है, लाहौर कलंदर की एवरेज भी सब पे टॉप पे, लेकिन कोयटा के लिए अब मैच जीतना भी बहुत ज़रूरी है, एवरेज बनाना भी ज़रूरी है। तो आप समझते हैं कि हद से ज़्यादा अंडर प्रेशर होगी कोयटा ग्लेडिएटर की टीम? हद से ज़्यादा होगी, उसको चाहिए कि रिलैक्स होकर खेले और एक नया दिन समझ कर खेले। अच्छा, और जी फयाज साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच सर जी। सुलेमान साहब भी हमारे साथ हैं। और कल का मैच आपने देखा, अनएक्सपेक्टेड एक तो परफॉर्मेंस की बात करें, एक्सपेक्टेशन थी आपको मोहम्मद आमिर की इस अंदाज से बॉलिंग की, जिसकी अंदाज से उन्होंने कल बॉलिंग की? पहले तो आमिर की बॉलिंग के हवाले से बात करें और फिर बाद में जो इन बैट्समैनों ने परफॉर्म किया, कोयलर कैडमोर, हसीब खान, रोमन पावेल, इन तीनों की बैटिंग ने पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में जान डाल दी और स्कोर बड़ा कर दिया। आमिर और बैटिंग पे थोड़े आपके कमेंट चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने अपना मुझे जो है वो सवाल किया। लेकिन बात वही है कि मोहम्मद आमिर एक बड़े खिलाड़ी जरूर हैं और रिदम में भी कल नजर आए। वैसे तो थोड़ी सी उनकी फिटनेस के मसाइल नजर आ रहे थे, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने इब्तिदाई और 3 बल्लेबाजों को आउट किया है वो बहुत ही जबरदस्त था और काबिल दीद था। जिस तरीके से उनकी बॉल जो है वो इन हो रही थी और उन्होंने दोनों प्लेयर्स जो कि बहुत फॉर्म में बैट्समैन थे उनको आउट किया, वो बहुत ही शानदार रहा। और 3 खिलाड़ी को ऊपर से आउट कर देना जैसा स्टार्ट जो है वो किसी टीम के लिए ड्रीम से कम नहीं था। लेकिन उसके बाद कैप्टनसी थोड़ी सी मुझे लूज नजर आई इमाद वसीम की, कि वो 3 मेन बल्लेबाजों को आउट करने के बावजूद भी जो है वो उन्होंने 200 रन का हदफ जो है वो बनाने में कामयाबी दिला दी पेशावर ज़ल्मी को। और बॉलर जो है वो उनके मोहम्मद आमिर के अलावा कोई इतने खास बॉलर नजर नहीं आ सके, जो कि तबरेज शम्सी ने जो है वो गुज़िश्ता मैच में बहुत शानदार बॉलिंग की थी। उनकी बॉलिंग एवरेज तो कल के मैच में भी अच्छी रही, लेकिन बाकी जो 3 बॉलर्स हैं उनका थोड़ा सा लूज टेम्परामेंट नजर आया कि उन्होंने जो है वो रन बहुत ज्यादा कंसीव कर लिए। 40-50 रन दे देना तो मुश्किल हो जाता है संभालना, क्योंकि 200 रन का टारगेट दे दिया गया। लेकिन मोहम्मद आमिर को फिर भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने 3 बल्लेबाज जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, मोहम्मद हारिस का भी जो है वो बैट बहुत अच्छा चल रहा है, काफी छक्के चौके और हिट लगाते दिखाई दे रहे थे। और पहली ही गेंद पर वो LBW जिस तरीके से हुए और स्टंप आउट हो गए तो वो बहुत ही जबरदस्त मोहम्मद आमिर की बॉल थी, बहुत अच्छा इन स्विंग कर रहे थे। और बाबर आजम जैसा प्लेयर जो कि 20-20 ओवर तक खड़े रहते हैं और काफी रन बना रहे थे और उनको भी उसी ओवर में आउट कर देना वो भी बहुत जबरदस्त रहा। जबकि साइम अयूब की अगर बात की जाए तो उनको भी एक अच्छा प्लेयर है लेफ्ट हैंडेड, जिसे सईद अनवर और ब्रायन लारा के साथ कंपेयर किया जा रहा था, वो भी जो है वो कैच आउट हो गए, वो भी मोहम्मद आमिर की ही बॉल पर। ऐसा लग रहा था कि एशिया कप का पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है और 84 रन का जो हदफ दिया था उसमें जिस तरीके से मोहम्मद आमिर ने इब्तिदाई 3 बल्लेबाजों को इसी तरीके से आउट किया था, जिनमें 2 LBW थे और एक जो है वो कैच आउट किया था, तो उसी मैच की उसने याद ताज़ा करा दी। और अभी भी मोहम्मद आमिर में बहुत ग्रेस बाकी है, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं ऐसा लगता है कि अभी भी वो कमबैक कर सकते हैं और पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। अच्छा, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने रेस किया, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। मोहम्मद आमिर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की, नो डाउट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन बॉलिंग जेस्टर अगेंस्ट बाबर आजम ऐसा कंट्रोवर्सी स्टार्ट में इन्होंने की हुई थी और फिर जेस्टर जिस तरह के उसने दिए, तो आप समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी आगे चल के अगर ये टीम में कमबैक करता है, या यही पे ख़त्म होगी? करना चाहिए था ऐसा रिस्पॉन्स आमिर को।
असल में हीट ऑफ द मोमेंट के लिए अगर बात की जाती है ना, तो थोड़ा सा हमारा नजरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ रहता है। यही अगर शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट सरफराज अहमद के साथ थोड़ा सा बदतमीजी कही जा सकती है कि वो की थी, तो वो हमने हीट ऑफ द मोमेंट कह के उसे हटा दिया गया था। जबकि यही चीज मोहम्मद आमिर अगर करते हैं तो उन पे थोड़े से सवाल उठा दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरफराज के साथ जो हुआ वो सही नहीं था या बाबर आजम के साथ जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन मिसालें ऐसी बहुत सारी आती हैं कि जो फास्ट बॉलर होता है वो विकेट लेने के बाद थोड़ा सा जो है वो एग्रेसिव हो ही जाता है, और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज या नाजेबा हरकत कर देता है जो कि तमाशाइयों को देखने में बुरी जरूर लगती है। क्योंकि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग पूरे पाकिस्तान भर में बहुत ज्यादा है, उसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और कोई भी अगर कॉमेंट्स या मैसेज किया जाए तो उस पर जो है वो बाबर आजम के जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद है जो कि सपोर्ट के लिए आ जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर का भी सोशल मीडिया पर इतना ही बड़ा रुझान है कि लोग उसे भी बहुत ज्यादा पसंद करते दिखाई देते हैं, और फैन फॉलोइंग दोनों ही प्लेयर्स की बहुत ज्यादा नजर आती है। जबकि अगर कल की मैच की बात की जाए तो मैच बहुत शानदार रहा, लेकिन इमाद वसीम की थोड़ी सी कैप्टनसी मुझे डगमगाती हुई नजर आई कि उन्होंने जो है वो 200 रन का टारगेट उन्हें नहीं देना चाहिए था। कुछ अटैकिंग फील्डिंग लगाते हैं, कुछ बॉलर से कुछ बात करते हैं और इस तरीके से विकेट हासिल करते कि जो 3 बल्लेबाज खड़े हो गए उन्हें आउट करने में मदद मिल जाती। पोवेल भी एक बहुत अच्छे शानदार हिटर है, लेकिन उनको आउट करने के लिए कुछ प्लान बनाना चाहिए था, जबकि हसीबुल्लाह के लिए भी कुछ प्लान बनाना चाहिए था। लेकिन ऐसे प्लेयर्स के साथ जो है वो बैटिंग करते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। और इमाद वसीम की बैड लक कहें या कुछ और, के वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि मैच फिनिश करें, 5 मैचों में वो नॉट आउट भी रहे, अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, 50 रन भी उन्होंने बहुत तेजी से बनाए, लेकिन उसके बावजूद दूसरे एंड पर उनके सपोर्ट के लिए कोई फिनिशर मौजूद नहीं है कराची किंग्स की टीम में। शुएब मलिक जो है वो अपना किरदार सही मायनों में अदा नहीं कर रहे हैं। अब जब हम हैदर अली और शर्जील खान को बिठा सकते हैं तो हम शुएब मलिक को भी बिठा सकते हैं। उन्हें भी कुछ मैचेस के लिए रेस्ट देना होगा, क्योंकि अब 3 ही मैचेस रह गए हैं और 3 के 3 मैच अगर वो नहीं जीतते हैं तो प्लेऑफ में नहीं जा सकेंगे। इस बात को समझना होगा कराची किंग्स को, जबकि कराची वाले तो ज्यादातर कराची किंग्स को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब जो है वो डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई है कराची किंग्स के लिए, और यही है कि अगर वो 3 मैच जीतते हैं तो वो आगे बढ़ सकेंगे। बड़ी जबरदस्त बात की, नो डाउट। जब हम शर्जील खान को और हैदर अली को बिठा सकते हैं तो वाई नॉट शुएब मलिक। लेकिन एक स्टेटमेंट बड़ा ज़बरदस्त मैंने पढ़ा आज बाबर आजम के हवाले से। उन्होंने कहा कि उनकी नज़रें जो हैं वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने पे फोकस है। सवाल ये आता है फयाज, आपको पता है कि अभी तो एशिया कप का मामला 14-15 तारीख को डिसाइड होना है कि इंडिया ने पाकिस्तान आना है कि नहीं आना, एशिया कप यहाँ होगा कि नहीं होगा, फिर हमने फैसला करना है कि हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे नहीं जाएंगे। सारी चीज़ें पेंडिंग में चली गई। बाबर आजम के स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक करते हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं या वो माहौल बना रहे हैं कि हमने एशिया कप यहाँ नहीं कराना, इंडिया नहीं आए लेकिन हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे? लगते हैं ऐसी स्टेटमेंट से इसकी ये जेस्चर जा रहा है, मैसेज जा रहा है? देखिए, अब पाकिस्तान की साइड हो या इंडिया की साइड हो, सबको ही इस बात का अंदाजा है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है और उसकी जो इकनॉमी है और जो स्पोर्ट्स का उन पे वो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादातर बात एंड में आगे बिजनेस की हो जाती है, तिजारत की हो जाती है, और डिफेंस की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी वो सिक्योरिटी इश्यूज को लेके मसले मसाइल क्रिएट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी और एशिया कप में नहीं हिस्सा लेगी। अगर एशिया कप को पाकिस्तान मुंतकिल कर देता है यूएई में या फिर शारजा या दुबई वाली साइड पे, तो शायद हम जो है वो मेजबानी ले सकते हैं, लेकिन इंडिया की टीम तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान भेजेंगे अपनी टीम को। जबकि पाकिस्तान की टीम जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ल्ड कप में हिस्सा ना ले, अपनी परफॉर्मेंस ना दिखाए, कुछ भी हो, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने चला ही जाएगा। क्योंकि 2011 में भी हमने देखा कि शायद अफरीदी के साथ जो है वो प्लेइंग 11 को लेकर वो इंडिया गए, हालांकि हालात फिर भी सही नहीं थे, लेकिन फिर भी हम वहां पे वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए। तो वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है और इसका जवाब इसी तरीके से दिया जा सकता है कि आप उनके मुल्क जरूर जाएं और वहां पर अच्छा परफॉर्म करें और वहां पे उनके होम ग्राउंड में उनको मैच हरा के वर्ल्ड कप हासिल करें, तो उसकी क्या ही बात होती है। लेकिन फयाज यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने एशिया कप की मेज़बानी करनी है लेकिन इवेंट आपका दुबई में हो रहा हो, श्रीलंका में हो रहा हो और आप वर्ल्ड कप खेलने जाएं, तो मैसेज तो यही जाएगा फिर आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी हमें 2024 में मेज़बानी करनी है, फिर उससे भी हमें हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा समझते हैं आप?
हाँ बिल्कुल ऐसा है, थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेना होगा। हम कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में ही एशिया कप कराएं, और अगर इंडिया आती है तो आए, नहीं आती तो ना आए। अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ हम स्ट्रॉन्ग बनकर जो है वो अगर उतरते हैं तो फिर शानदार हो सकता है कि फिर जो है वो इंडिया भी सोचने पर मजबूर हो जाए, उन्हें आखिरी लम्हे तक यही कहा जाए कि हम पाकिस्तान में ही एशिया कप कराएंगे, आपने आना है तो आए, नहीं आना तो आप बाइकाट करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा करते हैं तो क्या ही बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि नजम सेठी साहब जो है वो शायद इतने मजबूत नजर नहीं आते, क्योंकि उनका जो PSL का मुकाबले है उसी में ही वो इत्तेफाक नहीं हो रहा था कि वो कराची में मुकम्मल करवाएंगे या लाहौर में करवाएंगे। सिक्योरिटीज और पैसों के इशू पे भी बात चलती रही, और आखिरी लम्हों तक PSL के जो शायकीन और जो फैंस हैं वो थोड़ा सा डिसहार्टेड हो रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लाहौर से PSL जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए कराची में। तो अभी भी बोल्ड स्टेप लेना होगा और एशिया कप को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही कराना होगा। पहले से ही वेन्यू डिसाइड करना होगा कि कराची में होंगे, लाहौर में होंगे, मुकाबले कहाँ होंगे। ये सिक्योरिटीज के इश्यूज अभी PSL में तो चल गए, लेकिन दुनिया भर की जब टीम्स यहाँ आएंगी तो उसके बाद अगर इस टाइप के ये जवाब दिए जाएंगे कि हम लाहौर में सिक्योरिटी इश्यूज पर 45 करोड़ और 25 करोड़ की जंग लगी रहेगी, तो फिर मसला खराब होता ही दिखाई देगा। जब हम अंदरूनी मामलात को पहले सुलझा लेंगे तो फिर हम इंडिया से भी टक्कर ले सकते हैं और एशिया कप भी पाकिस्तान में करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फयाज, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंडिया से भी हम टक्कर ले सकते हैं और हम टक्कर लेनी चाहिए, सीधी सी बात है। अकॉर्डिंग टू रूल एक आइन बना हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल का कि आपने एक मेज़बानी दे दी, आपको हमने मेज़बानी दे दी, उस पर हम एग्री हैं। अब उसमें से एक कंट्री कहती है कि हम नहीं जाएंगे खेलने के लिए, अगर नहीं आती तो कौन सी अरबी फारसी है उसको निकाल दो, नहीं खिलाओ, सीधी सी बात है। लेकिन वर्ल्ड कप में भी हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 24 की आपकी चैंपियंस ट्रॉफी जी मेज़बानी करनी है, वो भी अगर आपसे चली गई तो फिर आपकी ये दुनिया की टीमों को बुलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पे एक होके बात करनी चाहिए। अगर आप आते हो तो हम भी आएंगे, आप नहीं आते तो हम भी नहीं आते, ये मेरा मानना है। देखिए मामलात और होते हैं, ताल्लुकात और होते हैं, ठीक है। अभी तो क्रिकेट के मामला आते हैं, स्पोर्ट्स के मामला आते हैं, उसकी बात करते हैं ना। उसी हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब चीज़ें तय हो गई हैं कि भाई ये यहाँ चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब अगर इसमें जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो अगर हेल्प नहीं कर रहा तो नजम सेठी साहब को चाहिए कि आलमी अदालत में ले जाए। हर चीज़ का जो ऐसा नहीं कि आप कहीं पर कैद हैं, आप अपनी सुनवाई जो सुना सकते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में कर सकते हैं, ICC की मीटिंग में कर सकते हैं। इवन अगर एशियन काउंसिल भी कहे कि भाई नहीं इवेंट कराची पाकिस्तान में नहीं होगा, दुबई में होगा, तो इस केस को ये आलमी अदालत में ले जाए खेल की, ऐसा ही होना चाहिए, है ना, वहाँ ले जाए और वहाँ इसको डिफेंड करे। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी नीचे लेकर आए। ऐसा तो नहीं कि वो पैसा ले रहा है, बिल्कुल सही है ना, ऐसा तो नहीं है भाई, पैसा सब कुछ नहीं है, सही है, ठीक है ना। अब ये कहना कि उनकी सरजमीन पर जाकर खेलें, भाई कहीं पर भी खेलें, क्रिकेट होनी चाहिए, गेम होना चाहिए। आप इस कंडीशन में तो क्रिकेट नहीं होनी चाहिए कि आप हमारे पास नहीं आ रहे, हम आपके पास आ जाएं। नहीं आ रहे तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। मेरा मकसद यही है। आपका तो बनते ही नहीं है ना। आपका तो बनते, वो तो आपका घर लूट कर लेकर चले गए, तो उस हिसाब से तो हमें फाइट करनी चाहिए ना, हमें नहीं जाना चाहिए। आपने तो अपना दिफा करना है, और आप माजी में भी नाकाम रहे, और आप इसका मतलब है आपके अंदर सलाहियत नहीं। आप कह रहे हैं आप बैल मुझे मार, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आप मत जाएं, आपका नुकसान होता है हो, लेकिन आपसे ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। वही तो कह रहा हूँ कि भैया अब जब इंडिया से हमारा मैच नहीं होगा, अगर इंडिया नहीं आ रही तो सबसे बड़ा जो इशू है वो इकोनॉमी के तौर पे मार्केटिंग का इशू आता है कि जितनी दोनों टीमें आपस में खेलती हैं उतनी मार्केटिंग ज़्यादा होती है। अब हमारे यहाँ तो मार्केटिंग एशियन क्रिकेट काउंसिल की इतनी नहीं होगी, लेकिन वर्ल्ड कप की मार्केट तो बहुत बड़ी है, और इंडिया नो डाउट ICC का सबसे बड़ा कमाऊ बट्टा है जो कमा के देता है ICC को। तो ICC की नज़रें भी इसी पे होगी कि पाकिस्तान वहाँ जाए। तो इस पूरे सिनारियो में ICC को भी एक फर्क नहीं बनाया जाएगा कि भाई इसको मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो ज्यादती करे ना उसको कानून के कटहरे में लेकर आया जाए। अगर ICC भी अगर का झुकाव उस तरफ और उसकी हरकतें ऐसी हैं जो शकूक व शुबहात को जन्म लेती है, तो अदालत ले जाए, अदालत आपके हक में फ़ैसला करेगी। जिस तरह और बहुत सारे हमारे पानी के मसले हैं, दूसरी मसले हैं, कश्मीर के मसले हैं जो चल रहे हैं ना, केसेस चल रहे हैं, तो इसको भी उसी वे पे चलाएं आप। चलाएं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन पॉइंट्स टेबल पे अगर हम नज़र डालते हैं PSL के हवाले से, लाहौर कलंदर का आज मैच होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। टॉप पे लाहौर है, बॉटम पे कोयटा ग्लैडिएटर है। बहुत मुश्किल मैच है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म कर रही है लाहौर कलंदर की, उसने 5 मैचेस में 4 जीते हैं, 8 पॉइंट हैं, 1 हारा है उन्होंने। मुल्तान सुल्तान 6 मैच खेला है, 4 जीते हैं उन्होंने, 2 हारे हैं, 8 पॉइंट है, दूसरे नंबर पे हैं।
एवरेज के हिसाब से लाहौर कलंदर टॉप पे है, दूसरे नंबर पे फिर मुल्तान सुल्तान है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस खेली हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, 6 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी ने कल मैच जीता, 6 मैचेस में से 3 जीते, 3 हारे, 6 पॉइंट्स है, तो वो चौथे नंबर पे हैं। कराची किंग्स 7 मैचेस खेल चुका है, अब तीनों आने वाले मैचेस उसके लिए डू और डाई है। अगर उनमें से एक भी हार जाता है तो बाहर जाता है, अगर तीनों जीतता है तो फिर दूसरी टीमों की विन और रन रेट के हिसाब से इसका फैसला हो सकेगा कि भी आप आगे आ सकते हो नहीं आ सकते हो। क्वेटा ग्लेडिएटर के लिए बताएं अब क्या करना होगा सरफराज खान को। जिसने जिस तरह की तिजारत की है उसको उसका सिला मिलेगा। लाहौर कलंदर ने परफॉर्म किया इसलिए वो टॉप पर है, क्वेटा ने परफॉर्म नहीं किया इसलिए वो नीचे है। अब ये कि जिसने जो खो दिया, अब जो है उसके ऊपर कोशिश करें कि हम निकल कैसे सकते हैं। अच्छा, क्वेटा की टीम की हम बात करते हैं, जिस तरह की बैटिंग टीम है क्वेटा ग्लेडिएटर की टीम, तो उसमें नज़र डालते हैं उसको इफ्तिखार अहमद, मार्टिन गुप्टल उसके पास है, मोहम्मद हफीज़ उनके पास है, उसके पास बॉलिंग में हसनैन है, नसीम शाह है, कप्तान सरफराज अहमद। लेकिन एक डिसएडवांटेज है, जेसन रॉय वो नेशनल ड्यूटी के लिए ढाका चले गए, इंग्लैंड को उन्होंने ज्वाइन कर दिया, तो जेसन रॉय का भी ना होना आप नहीं समझते हैं क्वेटा के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि जेसन रॉय बड़ा अच्छा बैट्समैन है। देखें, जो आपके पास जो है आप उसी पर खेलेंगे ना। लेकिन कभी टीम कॉम्बिनेशन में से 1-2 बंदे चले जाते हैं तो फिर आपके कप्तान और मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। ये आप जब अपनी टीम को मुरतब करते हैं तो आप ज़ाहिर है शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं कि यार हमारे पास कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, अगर नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, सही है। क्या करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है जहनी आहंगी, आपस में एक दूसरे के साथ जेल कितने हैं, आपस में जेल नज़र नहीं आ रहे, तितर बितर नज़र आ रहे हैं, हर बंदे को अपनी अपनी लगी हुई है। तो उसमें किसका किरदार है? सबका किरदार है इसमें। ठीक है, लेकिन कंबाइन करने में किरदार कंबाइन करने में भी सबको सोचना। मैं आपसे कह रहा हूँ ना यार, जो हो गया, यहाँ से हमने आगे चलना है। ठीक है, गुजरा हुआ दिन तो आ नहीं सकता, और ये जो दिन है इसी को आपने यूटिलाइज करना है। अगर आप वक्त को इज्जत दोगे और खेल को इज्जत दोगे, मौके का फ़ायदा उठाओगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और जिस तरह आपका बिहेवियर है अगर उसी तरह चलते रहे फिर तो आपका खेलना बनता भी नहीं है। अच्छा, लाहौर कलंदर टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है, रन्स बना देता है, उसके बॉलर आके सारी टीमों को बिल्कुल आउट क्लास कर देते हैं, तो आप आज समझते हैं कि लाहौर कलंदर अगर टॉस जीतेगा तो बैटिंग करेगा या क्वेटा जीत के टेस्ट? देखिए, लाहौर कलंदर में ना हर लड़का दूसरे को सपोर्ट करता है। अगर कोई वीक है तो उसकी जगह पुर करने की कोशिश होती है, ऐसा नहीं है। अगर बॉलर ने गंदा बॉल भी कर दिया तो जो फील्डर है उसकी कोशिश होती है कि बाउंड्रीज रोके, जहाँ तक मुमकिन हो सके। ये टीम गेम है, सही है। तो लाहौर कलंदर मेरे एतबार से उसका जो एरिया है वो ग्रे है। जब 21 तारीख को जो पहला मैच हुआ था कराची में दोनों टीमों के बीच में, उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। लाहौर कलंदर ने 198 रन किए थे, 6 आउट किए थे। क्वेटा ग्लेडिएटर 135 रन करके आउट हो गई, तो उस मैच में तो लाहौर कलंदर विन कर गया था। अब दूसरा मैच हो रहा है जो ग्रुप में दूसरा ही मैच है, 2-2 मैच एक खेलने होते हैं। तो आज जो टीम है आपकी फेवरेट कौन सी है और क्यों है? क्योंकि मैं जो समझता हूँ लाहौर कलंदर मेरी फेवरेट है। अब मैं आपके फेवरेट पर आ गया हूँ, क्योंकि कल आपने पेशावर ज़ल्मी कहा तो अब मुझे थोड़ा सा झुकाव आपकी तरफ करना पड़ेगा। लेकिन आज हमें ना क्वेटा की जाने से भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अच्छा, क्योंकि उसके भी आखिरी सांसें है ना। अगर सांसें बहाल हो गई तो फिर लाहौर के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन लाहौर फेवरेट है। थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, तव्हां असांजे पाकिस्तान सुपर लीग 8 एडिशन के हवाले से अपडेट करण वारो जो प्रोग्राम है वो ॾिठो, ऐं उम्मीद है तव्हांखे असांजे अॼु जे प्रोग्राम में केतिरियूं इन्फॉर्मेशन जूं ॻाल्हियूं मिलियूं हूंदियूं, तव्हांखे केतिरो कुझु मालूमात में इज़ाफ़ो थियो हूंदो, ऐं ईंदड़ मैचिस के हवाले से भी तव्हांखे असां अपडेट कंदा रहंदासीं। तेसिताईं जो पंहिंजे मेज़बान मुजाहिद सोलंकी खे इजाज़त, अल्लाह वाही।